नमस्कार। आज हम महात्मा गांधी के भाग 2 को लेकर के आए हैं। तो इससे पहले हमने महात्मा गांधी का भाग प्रथम पढ़ा था, जिसमें गांधी जी के प्रारंभिक जीवन से लेकर के भारत आगमन के बाद उनका 1915 से लेकर 1919 तक का कालखंड था, जो सहयोगी गांधी के रूप में जाना जाता है, उसको पढ़ा था। अब उसके पीछे कुछ कारण थे, जैसे कुछ आंदोलन भी प्रारंभ हुए। 1917 का चंपारण आंदोलन हुआ, खेड़ा किसान आंदोलन हुआ, अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन हुआ। लेकिन उसके बाद गांधी जी जिस आंदोलन की सबसे बड़ी तैयारी कर रहे थे, वो थे असहयोग आंदोलन को लेकर के। अब असहयोग आंदोलन के पीछे बड़ी भूमिका तो इस उग्रता को लेकर की थी, जलियांवाला बाग हत्याकांड को लेकर के। लेकिन इस समय एक नया ट्रेंड आया। अब तक क्या था, हिंदू और मुस्लिम दोनों के बीच में थोड़ी वैमनस्यता आ गई थी, अलगाव की भाग थी। अब खिलाफत आंदोलन के कारण गांधी जी ने मुसलमानों के सामने प्रस्ताव रखा कि अब आपको असहयोग आंदोलन से जुड़ जाओ, ताकि जो अंग्रेजों ने ये काम किया है तुर्की के सुल्तान को हटाने का, उसका विरोध किया जाए। और विरोध का सबसे बड़ा अवसर है असहयोग आंदोलन। यानी गांधी जी ने एक अवसर देखा है कि अब मुसलमानों को साथ में लिया जा सकता है, और इसी खिलाफत आंदोलन के फलस्वरूप मुसलमान किसके साथ हो गए? गांधी जी के साथ। अब इस असहयोग आंदोलन की रूपरेखा कब बनाई गई? इस समय 1920 में कांग्रेस का प्रतिवर्ष एक अधिवेशन होता था। उस समय 1920 में इनका अधिवेशन हुआ कलकत्ता में। तो कलकत्ता का जो कांग्रेस अधिवेशन है 1920 का, इसमें असहयोग आंदोलन की रूपरेखा बनाई गई। यानी एक प्रकार से असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव तैयार किया गया। किस आंदोलन में, किस अधिवेशन में किया गया है? 1920 के कलकत्ता कांग्रेस अधिवेशन में। लेकिन कहते हैं इस आंदोलन की जो पुष्टि है, जो प्रस्ताव लाया गया था, इसका अनुमोदन कहें या इसकी पुष्टि, ये हुई 1920 में ही। असहयोग आंदोलन को लेकर एक स्पेशल अधिवेशन बुलाया गया था, और वो अधिवेशन था नागपुर अधिवेशन। तो कांग्रेस के नागपुर अधिवेशन में असहयोग आंदोलन का अनुमोदन किया गया है, यानी जो प्रस्ताव लाया गया था उसकी पुष्टि कर दी गई, जबकि कलकत्ता अधिवेशन में इसका अनुमोदन लाया गया, यानी प्रस्ताव तैयार किया गया था। अब भारत में नए आंदोलन की शुरुआत की जा रही है। सबने एक राय से गांधी जी को इसकी लीडरशिप सौंप दी, यानी इस आंदोलन का नेतृत्व कौन करेंगे? महात्मा गांधी। अब भारत में इतने सारे कारण थे कि आंदोलन तो स्वाभाविक था। गांधी जी ने भी मौके का फायदा उठाया और इसी समय असहयोग आंदोलन को अपने हाथ में ले लिया। यानी अंग्रेजों के विरोध के लिए जो सबसे बढ़िया मंच था, वो मंच तैयार हो गया। हर भारतीय के मन में एक चीज थी कि अंग्रेजों को कैसे भी करके भारत से हटाया जाए। तो इस ईस्ट इंडिया कंपनी का जो शासन था, जिस प्रकार 1857 की क्रांति के दौरान एकजुटता दिखाई गई, जिसके फलस्वरूप ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन खत्म हो गया था, तो अब वो ब्रिटिश क्राउन का शासन भी खत्म करना चाहते थे। तो उन्होंने असहयोग आंदोलन को सबसे बड़ा अवसर देखा। हर भारतीय की उम्मीद थी कि अब भारतीयों को आजादी मिल जाएगी। अब असहयोग आंदोलन गांधी के नेतृत्व में प्रारंभ हुआ। ये जो प्रारंभिक तारीख है वो मानी जाती है 1 अगस्त 1920। यानी 1 अगस्त 1920 को गांधी का असहयोग आंदोलन प्रारंभ हो गया। लेकिन कहते हैं असहयोग आंदोलन के शुरुआती दिन में ही, यानी शुरुआती जो दिन थे, उसी समय भारत के एक बड़े नेता बाल गंगाधर तिलक, जो गरम दल के बहुत बड़े नेता थे और भारतीय राष्ट्रवाद का एक प्रतीक माना जाता है, तो बाल गंगाधर तिलक का निधन हो गया। आंदोलन अपनी प्रगति पर था। सभी जितने भी भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में बड़े बड़े नेता थे, सबने इसमें बढ़ चढ़ करके उत्साह से भाग लिया। इस कार्यक्रम का सबसे बड़ा मकसद ये था कि शांतिपूर्ण ढंग से आंदोलन करना है और अंग्रेजों को कोऑपरेट नहीं करना है, बिल्कुल असहयोग करना है। उसमें इन्होंने क्या कर दिया? सरकारी स्कूलों कॉलेजों का बहिष्कार कर दिया, सरकारी कार्यालयों में जाना बंद कर दिया, सरकारी वेतन लेने से इनकार कर दिया, विदेशी वस्तुओं की होली जलाई जाने लगी, देशी वस्तुओं का प्रचार हुआ। और इसी के तहत, याद रखना, इसी कार्यक्रम के दौरान खादी का प्रचलन हुआ। गांधी जी ने कलकत्ता अधिवेशन में स्पेशली कहा गया था कि खादी का प्रयोग किया जाए, ज्यादा से ज्यादा खादी को प्रयोग में लिया जाए। तब किसी एक छोटे से कांग्रेसी कार्यकर्ता ने इनसे कहा था कि खादी गांधी जी बहुत महंगी है। तब गांधी जी ने कहा कि खादी प्रयोग में तो लेनी है, महंगी है तो थोड़ा कम यूज किया जाए। और गांधी जी ने भी उसी समय से
खादी को कम यूज किया, शर्ट पहनना छोड़ दिया, लंगोट धारण कर लिया, एक धोती है वो आधी पहननी शुरू कर दी। तो इसीलिए उन्होंने खादी का प्रयोग तो करना ही पड़ेगा। तो 1920 में जो इन्होंने शुरुआत की वो उन्होंने अंत तक निभाई। तो गांधी जी ने भी इस चीज की शुरुआत की थी। शुरुआत करने में इनका क्रेडिट जाता है इनको पूरा, और इसका इतना उन्होंने वास्तव में प्रचार किया कि उन्होंने भले कम मात्रा में इसका प्रयोग किया, लेकिन प्रयोग जीवन भर किया। अब खादी का प्रयोग भी 1920 से शुरू होता है। कार्यक्रम ने गति पकड़ी और कहते हैं आंदोलन इतनी उग्रता की ओर बढ़ा कि धीरे धीरे अंग्रेजों को एक बार तो ये लगने लगा था कि शायद हमें हिंदुस्तान छोड़ना पड़ जाए। 1920 के बाद 1921 का वर्ष बड़ा महत्वपूर्ण था। 1921 में इसी आंदोलन में कुछ क्रांतिकारी भी जुड़ गए। तो क्रांतिकारियों ने भी अपने हिसाब से कार्यक्रम को आगे बढ़ाया। इसमें क्या था, स्वदेशी स्कूलों का निर्माण करना था। तो कुल स्वदेशी स्कूलें उस समय बनानी थी, और कहते हैं 800 स्कूलें उस समय बनाई गई। कितनी, यानी अंग्रेजी स्कूलों का बहिष्कार करना है ताकि पढ़ना पड़ेगा, तो उन्होंने स्वदेशी स्कूलें बनाई, और 800 स्कूलें उस समय बनाई गई भारतीयों को पढ़ने के लिए। कलकत्ता में जो स्कूल बनाई गई, उस कलकत्ता में प्रधानाचार्य के रूप में उस समय सुभाष की नियुक्ति की गई। तो सुभाष उस समय प्रधानाचार्य रहे थे कलकत्ता में। जो कलकत्ता में एजुकेशन सोसाइटी थी उसके ये प्रभारी हुआ करते थे। सब लोगों ने मिलकर के आंदोलन को आगे बढ़ाया जा रहा है। पर इस आंदोलन के अंतिम चरण में, जब कहते हैं 1922 का शुरुआती वर्ष, कब की घटना है, 1922, तारीख देख लो 5 फरवरी 1922 को उत्तर प्रदेश में एक स्थान है चोरी चोरा गांव, गोरखपुर के पास एक गांव है चोरी चोरा। अब यहां क्या हुआ कि जो यहाँ थाना था जिसमें कर्मचारी, अंग्रेजी कर्मचारी नियुक्त थे, उन्होंने क्या कर दिया, गांव में कोई अनबन के कारण गांव वालों के साथ उनकी अनबन हो गई, मारपीट हो गई। इसके फलस्वरूप गांव वालों ने दूसरे दिन आकर के, और वही दूसरा दिन 5 फरवरी का है, इसके थाने को, यानी जो चोरी चोरा गांव में अंग्रेजी थाना था, पुलिस चौकी बनी हुई थी, उस पुलिस चौकी को आग लगा दी। और आग लगने के कारण इसमें 22 सिपाही, थानेदार सहित, जिसमें थानेदार भी शामिल है, 22 सिपाही जिंदा जला दिए गए। कब जलाए गए, 5 फरवरी 1922 को। और इतिहास में बहुत खतरनाक घटना हो गई, चोरी चोरा कांड, जो इतिहास में बहुत प्रसिद्ध है। और इसी चोरी चोरा घटना के कारण गांधी जी बहुत आहत हुए कि अब मेरा आंदोलन जो अहिंसक था, अब हिंसा का रूप ले रहा है, तो मैं इस आंदोलन को स्थगित करता हूं। देश के कई राष्ट्रवादी नेताओं ने, कई कार्यकर्ताओं ने गांधी जी को खूब समझाया कि अब आंदोलन गति की ओर है, हमें सफलता मिलने वाली है। इस एक घटना के कारण हम भी इससे परेशान है, इसको लेकर हमें भी आपत्ति है, लेकिन इस एक घटना के कारण आप आंदोलन को वापस मत लो। लेकिन गांधी जी नहीं माने, और उन्होंने चोरी चोरा कांड को सामने रख करके, इसी को उदाहरण देकर के उन्होंने कहा कि आंदोलन हिंसा का रूप ले रहा है, तो असहयोग आंदोलन इन्होंने स्थगित कर दिया। इस आंदोलन को स्थगित करने के कारण गांधी जी राष्ट्रवादी नेताओं के निशाने पर आ गए। गांधी जी की इस आंदोलन को वापस लेने के कारण कड़ी आलोचनाएं की गई। इसके बाद अंग्रेजों ने क्या किया, गांधी जी के इस आंदोलन को वापस लेने के बाद 1922 में असंतोष के आरोप में, यानी गांधी जी को असंतोष फैलाने के आरोप में जेल भेज दिया गया। और जेल की सजा कितने वर्ष की सुनाई गई, 6 वर्ष की। तो 6 वर्ष की जेल के लिए भेज दिया गया। तब कहते हैं अपन असहयोग आंदोलन और सविनय अवज्ञा आंदोलन के बीच में जो एक गांधी जी का गुमनामी का दौर है, वो अधिकतर इसी कालखंड को माना जाता है। उसके बाद वापस गांधी जी राष्ट्रीय राजनीति में वापस अग्रेसिव होंगे। उससे पहले एक प्रकार से उनकी जो स्थिति है वो गुमनाम सी चली गई। तो 1922 में इस आंदोलन का समापन हुआ। आंदोलन ने बहुत शानदार गति पकड़ी थी। भारतीयों को भी ये आस लग गई थी कि 1922 में हम आजादी को प्राप्त कर लेंगे, लेकिन गांधी जी के जैसे ही बैकफुट पर जाने के कारण ये आंदोलन वापस जाना पड़ा, और इससे अंग्रेजों को थोड़ी राहत की सांस मिल गई, यानी हिंदुस्तान में संभलने का एक और अवसर मिल गया। कुछ लोग यहाँ तक कहते हैं कि इस आंदोलन को वापस लेने के कारण गांधी जी की जितनी आलोचनाएं की गई, उसमें सुभाष बाबू और इन्होंने तो यहाँ तक कहा है कि गांधी जी किसी आंदोलन की शुरुआत बहुत शानदार ढंग से करते हैं। जो आंदोलन शुरुआत करते हैं वो बड़े खतरनाक रूप से आगे भी बढ़ता है, सफलता मिलने ही वाली होती है कि गांधी जी बैकफुट पर आ जाते हैं। ये गांधी जी के बारे में धारणाएं सी बन गई। अब इस आंदोलन के बाद अगर देखा जाए तो गांधी जी का एक और बड़ा मूवमेंट शुरू होगा, सविनय अवज्ञा आंदोलन।
और जो सविनय अवज्ञा आंदोलन है उसके पीछे क्या तर्क थे, क्या कारण थे और क्या कारण था कि वो नेतृत्व वापस गांधी जी को ही सौंपा गया। तो अभी हम असहयोग आंदोलन के बाद सबसे बड़े आंदोलन के रूप में दूसरा आंदोलन पढ़ेंगे, सविनय अवज्ञा आंदोलन। एक बार आप इसको नोट डाउन करें, इसके बाद अपन पढ़ते हैं सविनय अवज्ञा आंदोलन। अभी हम अगला आंदोलन पढ़ रहे हैं, सविनय अवज्ञा आंदोलन। ये गांधी जी का दूसरा महत्वपूर्ण आंदोलन था। और आंदोलन माना जाता है 1930 ईस्वी का। अब गांधी जी नए प्रयास में हैं। कहते हैं इतने दिनों की गुमनामी के बाद जब गांधी जी वापस आए तो भारतीयों की नजर में वापस गांधी जी का कोई महत्वपूर्ण स्थान था। अब गांधी जी ने कहा हम एक नए आंदोलन की तरफ बढ़ेंगे, तो भारतीयों को लगा कि पिछली बार गलती हुई है, इस बार गलती होने नहीं देंगे, गांधी जी इसको सुधारने का मौका देना चाहिए। और गांधी जी एक नए आंदोलन की तरफ बढ़ रहे हैं, सविनय अवज्ञा आंदोलन की तरफ। और भारत के जितने भी राष्ट्रवादी नेता है, पूरी कांग्रेस पूरी तरह से समर्थन कर देती है सविनय अवज्ञा आंदोलन को। अब कहते हैं ये आंदोलन शुरू हो रहा है, तो इसके पीछे कारण क्या था? उस समय क्या था, भारतीयों की जो गिरफ्तारी हो रही थी, तो उनके विरोध में एक माहौल बन गया था पूरे भारत में, तो कि उनको रिहा किया जाए। तो एक कार्यक्रम था इनका कि राजनीतिक जो बंदी है, राजनीतिक बंदी इनकी क्या करवानी है, रिहाई। ठीक है। इसके अलावा जो इंपॉर्टेंट कारण था वो कारण था शराबबंदी, यानी शराब को बंद किया जाए। तीसरा कारण था नमक पर जो कर लगाया जा रहा था वो नमक कर समाप्त किया जाए। चौथा कारण था जो सेना पर खर्च होता है उस सेना खर्च में 50% की कमी की जाए। ये कुछ महत्वपूर्ण कारण थे उस समय। इन कारणों को लेकर एक नया आंदोलन शुरू हो रहा है और वो आंदोलन है सविनय अवज्ञा आंदोलन। अब जो सविनय अवज्ञा आंदोलन हो रहा है प्रारंभ, उसमें गांधी जी ने वापिस नेतृत्व प्रारंभ कर लिया। अब नेतृत्व जो इनको सौंपा गया है उसके फलस्वरूप वो आंदोलन प्रारंभ कर रहे हैं। आंदोलन प्रारंभ हुआ उसी समय लंदन में भारतीयों से बातचीत के लिए एक सम्मेलन आयोजित किया गया जो कहलाता है गोलमेज सम्मेलन। और ये जो गोलमेज सम्मेलन है ये 1930 में प्रारंभ हुआ था और ये फर्स्ट गोलमेज सम्मेलन था। यानी प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब हुआ है, 1930 में। इसमें बड़े बड़े भारतीय नेता पहुंचे और इनके बाद में जब ये सब चीजें वहां पहुंची गई, लेकिन उसमें कांग्रेस की तरफ से कोई नेतृत्व नहीं सौंपा जाता है और गांधी जी बहिष्कार कर लेते हैं। यानी कि गांधी जी प्रथम गोलमेज सम्मेलन का बहिष्कार करते हैं। तो एक प्रकार से गांधी जी का बहिष्कार ही कांग्रेस की तरफ से बहिष्कार माना गया। और जब तक कि कांग्रेस शामिल नहीं होती है इस बात का कोई मतलब नहीं था। तब कहते हैं लंदन से वापिस, उस समय भारत के गवर्नर जनरल थे लॉर्ड इरविन, इनको कहा गया कि आप किसी भी तरह से गांधी से वार्ता करो और गांधी जी से वार्ता करके इस कार्यक्रम को प्रारंभ किया जाए, इनको गोलमेज सम्मेलन में बातचीत के लिए बुलाया जाए। एक बात याद रखना, ये पहला गोलमेज सम्मेलन है, यानी कांग्रेस की तरफ से, अच्छा अंग्रेजों की तरफ से ये पहली बार हुआ है कि पहली बार भारतीयों को अंग्रेजों ने बराबरी का दर्जा देकर के बातचीत प्रारंभ की है। इससे पहले इन्होंने कभी ये प्रयास नहीं किया। पहली बार भारतीयों को उनके बराबर माना गया और बराबरी के दर्जे पर बातचीत प्रारंभ की गई है। अब लॉर्ड इरविन गवर्नर जनरल थे भारत के, उनसे बातचीत करने के लिए भेजा जाएगा
गांधी जी के पास। अब गांधी जी और इनके बीच में भी वार्ता होगी और वही वार्ता कहलाती है गांधी इरविन पैक्ट। क्या कहलाता है? क्या कहलाएगा? गांधी इरविन पैक्ट। अब गांधी इरविन पैक्ट को या गांधी इरविन समझौता को, इस समझौते के फलस्वरूप अब गांधी जी आगे बढ़ेंगे, लेकिन इरविन के आने से पहले भारत में सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ कर दिया गया। और चूंकि इस आंदोलन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा था नमक कर। क्या था? इसी नमक कर को लेकर के, यानी कि नमक पर टैक्स देना पड़ेगा वरना आप नमक का उपयोग नहीं कर सकते, तो गांधी जी ने कहा कि मैं इस नमक कर का विरोध करता हूं। और कहते हैं कि इसी विरोध के फलस्वरूप इन्होंने 12 मार्च 1930 ईस्वी को अहमदाबाद के साबरमती आश्रम से समुद्र किनारे एक नगर इलाका था दांडी। दांडी के लिए यात्रा की और ये यात्रा मार्च कहलाती है। मार्च का मतलब कुछ करना, तो वो कहाँ की तरफ जा रहे हैं? दांडी के लिए जा रहे हैं। और जब इन्होंने ये यात्रा शुरुआत की तब इनके साथ 78 अनुयायी थे। कितने अनुयायी थे? 78। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना। 78 अनुयायियों के साथ इन्होंने साबरमती आश्रम से 12 मार्च 1930 को दांडी के लिए प्रस्थान किया नमक कानून का उल्लंघन करने के लिए। अब 12 मार्च को रवाना हुए, ये 5 अप्रैल को पहुंचे और 24 दिन की यात्रा के बाद दांडी पहुंचकर उन्होंने सुबह सुबह नमक को उठाया और मुंह से लगा लिया, यानी कि उन्होंने बिना टैक्स दिए नमक कानून का उल्लंघन कर दिया। और इसी के साथ एक नए आंदोलन की शुरुआत हुई, सविनय अवज्ञा आंदोलन की। यानी जिस दिन वो नमक कानून का उल्लंघन करते हैं उसी दिन से सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ माना जाता है। लेकिन सविनय अवज्ञा आंदोलन का ही एक हिस्सा है दांडी मार्च। दांडी मार्च को कई बार पूछा गया है, तो ये दांडी मार्च 12 मार्च 1930 ईस्वी को प्रारंभ हुआ था। अब दांडी मार्च के समकक्ष ही माने जाते हैं कई सारे आंदोलन भारत में उस समय शुरू हुए थे, जिसमें एक मालाबार तट पर भी आंदोलन शुरू हुआ था, मोपला में भी हुआ था। तो ये सब आंदोलन इसी के हिस्से हैं। तो कहते हैं दांडी मार्च इतना फेमस हुआ था कि गांधी के दांडी मार्च को विश्व इतिहास की बहुत बड़ी घटना माना जाता है। और जब वो दांडी पहुंचे तब उनके साथ हजारों लोग इकट्ठा हो गए थे। यानी जो सफर उन्होंने 78 अनुयायियों के साथ शुरू किया था वो अब हजारों में तब्दील हो गया था। अब दांडी मार्च की कहते हैं सफलता के बाद जब सविनय अवज्ञा आंदोलन अपने श्रम शिखर पर था, तभी इरविन को बातचीत करने के लिए भेजा गांधी के पास। गांधी और इरविन में कुछ समझौता हुआ और इरविन ने कहा हम आपकी जो बातें हैं उन बातों को मानने के लिए तैयार है। यानी जिस कारणों से आप आंदोलन को प्रारंभ कर रहे हो वो कारण हमें स्वीकार है। तो गांधी जी से सब बात हो गई। तो गांधी जी ने कहा कोई बात नहीं, अब अगर आप हमारी शर्तें मानते हो तो हम आपके सम्मेलन में भाग लेने के लिए आ जाते हैं। तो फिर कहते हैं कि जो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन हुआ उन्नीस सौ 31 ईस्वी को, तो इस द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में गांधी ने भाग लिया था। बातचीत हुई, कहते हैं सकारात्मक बात हुई। वहां से गोलमेज सम्मेलन से नीचे आए। जब बातचीत पूरी है तब इस बातचीत के बाद गांधी ने कहा कि मैं अब इस आंदोलन को स्थगित करता हूं। और उन्होंने कौन सा आंदोलन वापस ले लिया? सविनय अवज्ञा आंदोलन। यानी कि एक प्रकार से देखा जाए तो असहयोग आंदोलन के बाद ये दूसरा महत्वपूर्ण आंदोलन था। पर गांधी जी ने जब इसको स्थगित किया है तो क्या इसके पीछे हम जिस कारणों से इस आंदोलन को प्रारंभ किया था, क्या वो उनमें हमें सफलता मिली? अब कहते हैं द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में सब कुछ बातें सकारात्मक रही, लेकिन एक बात इसमें कसर रह गई और वो थी राजनीतिक बंदियों की रिहाई। गांधी जी तो आ गए, आंदोलन को भी स्थगित कर लिया। तो भारतीयों ने पूछा कि क्या भाई राजनीतिक बंदियों की रिहाई की जा रही है? और उस समय 3 महत्वपूर्ण राजनेता थे जो जिनकी रिहाई सभी भारतीय चाहते थे कि इनकी रिहाई हो, और उनके नाम थे सरदार भगत सिंह, राजगुरु
और सुखदेव। और कहते हैं कि इन तीनों राजनीतिक बंदियों की रिहाई नहीं हुई। तब भारतीयों ने गांधी जी से प्रश्न पूछा कि आप लोग राजनीतिक बंदियों की रिहाई की बात करते हैं तो क्या भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव की रिहाई नहीं चाहते आप? तब गांधी जी निरुत्तर हो गए। तब गांधी जी ने कहा था उस समय कि अंग्रेजों ने इनकी बात, इनको रिहा करने से मना कर दिया है। पर एक बात क्लियर नहीं हो पाई कि जब अंग्रेजों ने इनकी रिहाई मंजूर नहीं की तो फिर गांधी को ऐसा क्या कारण था कि असविनय अवज्ञा आंदोलन स्थगित करना पड़ा? तो कहता है कि दूसरी बार ऐसा अवसर था जिसमें हमें पूर्ण सफलता नहीं मिली, लेकिन गांधी ने आंदोलन को वापस स्थगित कर दिया। तो दो आंदोलन स्थगित हो गए। और उसके बाद ये तीनों जो क्रांतिकारी थे, इनको बकायदा अंग्रेजों ने 23 मार्च 1931 को फांसी पर चढ़ा दिया गया। तो कहते इतनी बड़ी मांग घटना थी, इस घटना में सफलता नहीं मिली तो आंदोलन स्थगित हुआ। इसलिए फिर से गांधी के प्रति लोगों की एक बार नाराजगी देखने को मिलती है। इसके बाद एक तीसरा सम्मेलन और होता है जिसमें गांधी जी भाग नहीं रहते हैं और गांधी जी सिर्फ इस बात का बहाना बना देते हैं उस समय कि चूंकि इन तीनों की रिहाई नहीं हुई, इस वजह से मैं तीसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग नहीं लूंगा। जबकि जो चीजें थी वो सब चीजें द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में तय हो गई थी। तो तीसरे गोलमेज सम्मेलन का कोई औचित्य रहा भी नहीं था, क्योंकि अंग्रेजों को जो चाहिए था वो सब चीजें इसके माध्यम से इन्हें मिल गई और गांधी जी ने आंदोलन को वापिस ले लिया था। तब कहते हैं कि लोगों में थोड़ी सी और नाराजगी पैदा हुई। भारतीय जनमानस गांधी जी से बहुत बड़ी उम्मीद करता था। तब गांधी जी इसके बाद यानी कि 31 के बाद भारत में बहुत बड़े नाटकीय ढंग से कुछ परिवर्तन होते हैं। 1935 का एक्ट आता है, भारत शासन अधिनियम, और इस एक्ट के फलस्वरूप बहुत सारे परिवर्तन होने शुरू हो जाते हैं। भारत में पहली बार प्रांतीय चुनाव होने शुरू हो जाएंगे, राज्यों में पूर्ण रूप से स्वायत्तता देनी शुरू कर दी गई। पर 1935 के एक्ट में बर्मा को भारत से अलग भी कर दिया गया। बंगाल का वापिस विभाजन होता है और बंगाल के विभाजन के फलस्वरूप दो नए राज्यों का उदय होता है, बिहार और उड़ीसा के रूप में। पर इस एक्ट के बाद क्या क्या चीजें शुरू होगी, लेकिन इस एक्ट के बाद एक चीज बड़ी मात्रा में आई और वो आई पाकिस्तान शब्द। यानी पाकिस्तान की मांग को लेकर के जोर पकड़ना शुरू हो गया था और इस चीज के लिए एक्टिव हो गई थी मुस्लिम लीग। कौन हो गई थी? लेकिन जैसे जैसे मामले आगे बढ़ रहे थे, घटना 1940 के बाद थोड़ी सी वापस उग्रता का दौर शुरू होगा और उसके बाद गांधी अब मानस बना लेते हैं कि अब कैसे भी करके अंग्रेजों को भारत से भगाना पड़ेगा। और उस फलस्वरूप वो एक नया आंदोलन लेकर के आते हैं और उस आंदोलन का नाम था भारत छोड़ो आंदोलन। तो जो भारत छोड़ो आंदोलन है, पहली बार गांधी जी एक्टिव मोड में आ जाएंगे। उनको भी लगा कि अंग्रेजों के जाने का वक्त आ गया है तो हमें एक नए आंदोलन की तरफ बढ़ना है, पूरा भारतीय वापिस इनके साथ जुड़ेंगे। गांधी जी भी पूरा मानस बना करके इस आंदोलन के लिए तैयार है। पर भारत छोड़ो आंदोलन को हम पढ़ेंगे पार्ट 3 में, क्योंकि पार्ट 2 में अब तक महात्मा गांधी के दो आंदोलन को पढ़ा है। एक हमने असहयोग आंदोलन को और दूसरा सविनय अवज्ञा आंदोलन को। भारत छोड़ो आंदोलन के संबंध में इससे पहले के कई सारे ऐसे कारण हैं जिनको समझना जरूरी है। और दूसरा, भारत छोड़ो आंदोलन भी बड़ा विकराल रूप धारण किए हुए था। जगह जगह पे अलग अलग नेताओं ने अलग अलग कोशिशें की गई है। और उसके बाद गांधी के अंतिम जीवन के अंतिम क्षणों को हम पढ़ेंगे। तब तक के लिए उस चीज को पार्ट 3 के लिए पेंडिंग रखते हैं अपन। तो पार्ट 3 में अपन पढ़ेंगे भारत छोड़ो आंदोलन और भारत छोड़ो आंदोलन के अलावा गांधी जी के जो अंतिम दिन है, भारतीय आजादी, माउंटबेटन योजना, कैबिनेट मिशन, इन सब को पढ़ेंगे। और उन सबको पढ़ने के बाद ही हम पढ़ेंगे गांधी को, और गांधी को पढ़ना है जनवरी 1948 का। तो इन सब के लिए ज्यादा टाइम की जरूरत पड़ेगी, इसलिए इसको लिए हम अलग से एक पार्ट 3 लेकर के आएंगे। तब तक पार्ट 2 में हमने दो आंदोलनों को पढ़ा है, उनको विस्तार से पढ़ना है। अगली क्लास के लिए अपन तैयार रहेंगे पार्ट 3 में भारत छोड़ो आंदोलन के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।